आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। कोरोना से जंग जीतने के बाद सीएम योगी एक्शन में आ गए हैं और साफ तौर पर कहा है क्योंकि अब तक मजबूरी थी इसीलिए घर में बना हुआ था, लेकिन अब बाहर निकलकर जो है जायजा लूंगा कि आखिर व्यवस्थाएं कैसी हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री अब भ्रमण पर निकलेंगे। तो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आते ही एक्शन में सीएम योगी आ गए हैं। स्वास्थ्य खराब था, इस वजह से घर में रहना मजबूरी था, कोरोना प्रोटोकॉल भी एक वजह थी, लेकिन अब भ्रमण पर निकलने का समय आ गया है। आज लखनऊ में औचक निरीक्षण पर जाएंगे सीएम योगी। लखनऊ की ब्यूरोक्रेसी इस बात से अनजान थी, उन्हें लगा कि आज सीएम नेगेटिव आए हैं, कम से कम 10 दिन और आराम करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर रहे हैं। साफ कर दिया है कि ये 14 दिन तो मजबूरी थी, लेकिन अब भ्रमण पर निकलने का समय आ गया है, यानी कि निरीक्षण करने का समय आ गया है। हकीकत क्या है जब दिशा निर्देश वहां से जारी कर दिए जाते हैं तो लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं और ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। एसके, इसी का इंतजार था, अब तक मजबूरी थी, मुख्यमंत्री घर से रहकर ही बैठक कर रहे थे, लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि मुख्यमंत्री तो दिशा निर्देश दे देते हैं लेकिन असर होता नहीं दिखाई देता है, क्रियान्वयन नहीं होता। अब जब मुख्यमंत्री बाहर निकल रहे हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रशासन सख्त होगा, डर रहेगा कि जिन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं वो बाहर आकर चेक भी कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर हम देखें तो 14 दिनों के दौरान जब मुख्यमंत्री क्वारंटीन थे, उस दौरान भी उन्होंने अपनी बैठक एक भी दिन के लिए नहीं बंद की। हालांकि ये बैठक वर्चुअल थी लेकिन लगातार चल रही थी। मुख्यमंत्री ने एक संदेश देने की कोशिश की कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की समस्या है तो वो स्वयं देखेंगे। उन्होंने अपनी बीमारी को भी दरकिनार किया। हालांकि डॉक्टर्स की सलाह थी कि आप आराम करें और पूरा बेड रेस्ट लें, इस दौरान वो कहीं भी मूव ना करें, कोई मीटिंग ना करें, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ले रहे थे। अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, जहां लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से शिकायतें हैं, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, बेड्स को लेकर हो, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की शिकायत हो कि उन लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसके बाद परिजन लगातार अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। कई ऐसे अस्पतालों की भी शिकायत थी जहां तीमारदार पहुंचे, उनके परिजन को भर्ती नहीं किया गया। उन्होंने वीडियोज बनाए और जारी किए, जिसके बाद मुख्यमंत्री इन सारे मामलों का लगातार संज्ञान ले रहे थे। हालांकि 14 दिन का प्रोटोकॉल था, वो बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन बावजूद इसके बैठकों के जरिए अफसरों से फीडबैक ले रहे थे, दिशा निर्देश दे रहे थे। अब चूंकि वो निगेटिव है तो ऐसी स्थिति में वो किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी ऐसे स्थान पर जा सकते हैं जहां पर वो ये चीजें स्थलीय तौर पर देखेंगे, और निश्चित है कि जो भी अफसर इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि जो भी दिशा निर्देश है उनको सख्ती के साथ पालन कराया जाए, चाहे गाइडलाइन के पालन कराने की बात हो, अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता की बात हो, या उसके अलावा जो भी चीजें उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है उनको कराया जाए, ताकि जो भी मरीज हैं, जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, जो उनके तीमारदार हैं, उनको मदद मिले। साथ ही साथ मुख्यमंत्री का निर्देश था कि जो भी तीमारदार हैं या मरीज हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, जो होम क्वारंटीन में है उनसे भी अच्छा सामंजस्य रखा जाए, उनको दवाइयां उपलब्ध कराई जाए, कहीं भी बेड और ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत ना हो। तो निश्चित है कि अब इन दिशा निर्देशों पर कितना काम उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी ने किया है, कितना काम वास्तव में जमीनी स्तर पर हुआ है, ये देखने के लिए मुख्यमंत्री किसी भी समय किसी भी एक बात और स्पष्ट कर दी है इसके मुख्यमंत्री ने, अधिकारियों ने सोचा होगा और हमने देखा भी है, जब कोई कोरोना पॉजिटिव उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है उसके बाद भी उसको 14 दिन क्वारंटीन रहना होता है एहतियात के तौर पर, क्योंकि पोस्ट सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री इसे नहीं मान रहे हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो भ्रमण पर निकल रहे हैं। तो अधिकारी मानकर चल रहे होंगे कि चलिए 10 दिन और हम इंतजार कर लेंगे या हम थोड़ा सा आराम कर लेंगे, ढील चलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी ही जैसे रिपोर्ट नेगेटिव आई है, अगले दिन से ही मुख्यमंत्री अब शेड्यूल कर रहे हैं अपने कार्यक्रम। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि मुख्यमंत्री के बहुत सारे कार्यक्रम लगातार लगे हुए थे और वो कार्यक्रम उन्होंने जो वर्चुअल हो सकते थे वो कोई भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने नहीं टाला, चाहे वो विभिन्न वर्गों के साथ संवाद का कार्यक्रम रहा हो, या फिर अपने टीम के साथ वर्चुअल बैठक रही हो, या फिर प्रदेश भर के आईजी, डीआईजी, एडीजी, कमिश्नर और जो कप्तान लेवल के अफसर हैं उनके साथ सीधे इंटरेक्शन रहा हो, कोई भी मीटिंग मुख्यमंत्री ने टाली नहीं, लगातार वो करते रहे। हालांकि उन्होंने इस दौरान स्थलीय निरीक्षण जरूर नहीं किया, क्योंकि वो प्रोटोकॉल में था, वो निरीक्षण नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के दौरान कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज बाहर नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति को उन्होंने फॉलो किया और अब जो है वो एक संदेश देने की कोशिश भी जरूर मुख्यमंत्री की तरफ से होगी कि स्वस्थ होते ही उन्होंने सारी चीजें कार्यभार संभाला, और निश्चित है कि वो स्थलीय स्तर निरीक्षण करेंगे, स्थलीय स्तर पर देखेंगे कि क्या वास्तव में जो शिकायतें हैं उन पर कितना काम हुआ है, ऑक्सीजन की व्यवस्था क्या है, बेड्स की व्यवस्था क्या है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, चाहे डीआरडीओ हो, वो भी लखनऊ में अपने 2 अस्थायी हॉस्पिटल बना रहा है, लखनऊ के हज हाउस
को हॉस्पिटल बनाया गया। लखनऊ के 4 बड़े चलिए, जो अब देखना सरकारी यह है कि हॉस्पिटल जब मुख्यमंत्री बाहर निकलते हैं तो किस तरीके से हकीकत उनके सामने आती है, क्योंकि लगातार दिशा निर्देश वो देते रहे, लेकिन अभी भी हकीकत से दूर है वो दिशा निर्देश। आप बने रहिए हमारे पास साथ में, और लौटेंगे आपके पास में, क्योंकि एक और खबर जिस पर आपसे जानकारी लेंगे। तो सीएम योगी टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं और ये बैठक अभी भी जारी है। रोजाना ही हम देखते हैं कि 10:30 बजे के अराउंड मुख्यमंत्री जो है टीम 11 के साथ बैठक करते हैं और जो हालात हैं उनकी समीक्षा करते हैं, दिशा निर्देश जारी करते हैं, साथ ही साथ जरूरत और क्या है इन पर भी चर्चा करते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत अभी भी देखने को मिल रही है। इसी के साथ में ऑक्सीजन की भी आपूर्ति अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। लखनऊ में हालात अभी भी बेहाल हैं, किस तरीके से उन पर कामकाज किया जाएगा। इसके बाद में हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। एसके टीम 11 के साथ आज मुख्यमंत्री एक बार फिर से बैठक कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि रोजाना इस तरीके से बैठक की, लेकिन अब ये बैठक थोड़ी अलग है। हमने बाकी बैठकों में देखा था जिस दौरान क्वारंटीन थे मुख्यमंत्री कि वो दिशा निर्देश दे देते थे, लगातार फैसले लेते थे, लेकिन अधिकारी टाल मटोल करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो दिशा निर्देश वो दे रहे हैं, अगर उनका पालन नहीं हुआ, वो खुद जाकर भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, आज की बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 14 दिन में जो भी बैठकें मुख्यमंत्री ने की हैं वो वर्चुअल की हैं और उसके बाद दूसरे दिन अधिकारियों से फीडबैक लिया कि जो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने कल या उसके एक दिन पहले दिया था उस पर कितना काम हुआ है, उसका फीडबैक अफसरों ने उनको उपलब्ध कराया। आज जो बैठक हो रही है वो निश्चित ही कि महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री अब कोविड निगेटिव हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जो भी अफसर उनको फीडबैक देंगे निश्चित है कि वो उसका स्तरीय निरीक्षण कर सकते हैं। स्तरीय निरीक्षण में अगर चीजें गलत मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अफसरों के ऊपर भी कार्रवाई की तलवार जरूर लटक रही है, खासतौर पर उन अफसरों पर जो लगातार कहीं न कहीं चीजों को मोल्ड कर रहे थे, जो वास्तविकता थी वो चीजें नहीं प्रस्तुत कर रहे थे, लगातार परिजन शिकायत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बड़े पैमाने पर संज्ञान भी लिया और लगातार कार्रवाई के निर्देश भी दिए, लेकिन अब ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज जब मुख्यमंत्री स्वयं स्वस्थ हैं और निगेटिव रिपोर्ट है उनकी, तो वो किसी भी जगह जाकर ये देख सकते हैं कि वास्तव में जमीनी स्तर पर कितना काम हुआ है। जहां तक लखनऊ का सवाल है, सबसे ज्यादा संक्रमण राजधानी लखनऊ में है। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की रिपोर्ट को देखेंगे तो केवल 10 या 12 जिले ऐसे हैं। इंतजार करना होगा कि टीम 11 में आज क्या जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि बीते 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि काफी बदलाव भी किए गए और बड़े फैसले भी लिए गए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं खबरों में। देश में कोरोना के हाहाकार के बीच यूपी सरकार कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन पर अब जोर दे रही है और अब यूपी सरकार वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने जा रही है। गौरतलब है कि न्यूज वन इंडिया के संपादकों के साथ, चैनलों के जब संपादकों के साथ उन्होंने बैठक की थी तो न्यूज वन इंडिया के एडिटर इन चीफ ने यह सुझाव दिया था, अनुराग चड्ढा ने यह सुझाव दिया था कि वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए टेंडर पॉलिसी लेकर आनी चाहिए, जिसे सीएम योगी ने खूब सराहा भी था। अब उसी सुझाव पर अमल करते हुए यूपी सरकार वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लाने जा रही है। कोरोना पर सीएम योगी का प्रचंड वार। कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार। वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगी सरकार। देश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में महामारी पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया है और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों के वैक्सीनेशन की तैयारी भी कर ली है। यूपी सरकार प्रदेश के हर नागरिक का टीकाकरण कराने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगी। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। टीकाकरण के लिए बनाई गई कमेटी ने सरकार को ग्लोबल टेंडर जारी करने की सलाह दी है। बता दें कि 1 मई से प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान शुरू होने वाला है, जिसमें सूबे के करीब 9 करोड़ लोगों का टीकाकरण होना है। वैक्सीनेशन को लेकर के भी एक बात चली थी। वैक्सीनेशन अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर एक तो हमारा लगभग आज हम लोग 4 करोड़ टेस्ट पूरा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश ये देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट हैं, किसी भी राज्य के द्वारा किए गए सर्वाधिक टेस्ट हैं। दूसरा, वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है। आज के दिन पर हम लोग लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। 1 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन, जिसमें से हमारी जो वैक्सीन की स्थिति है उसमें हम लोग लगभग 1 करोड़ के आसपास लोगों को पहली डोज दे चुके हैं और 20 लाख के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको दूसरी डोज भी मिल चुकी है।
यानी एक बड़ी संख्या है। और 1 मई से हम लोगों ने कार्य योजना तैयार की है। हम लोग चाहते हैं कि व्यापक पैमाने पे चीजें हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में महामारी पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया है। न्यूज चैनलों के संपादकों से संवाद के दौरान सीएम योगी को हमारे चैनल न्यूज वन इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा ने वैक्सीनेशन को लेकर सुझाव दिया था कि वैक्सीनेशन ड्राइव के जरिए ही कोरोना से जंग जीता जा सकता है। विदेशों के तर्ज पर यहां भी बड़े पैमाने पर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए। हमारे न्यूज चैनल न्यूज वन इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा के इस सुझाव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने खूब सराहा और अब सरकार इसी सुझाव की ओर आगे बढ़ते हुए वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान 1 मई से शुरू करने जा रही है, जिसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को शामिल किया जाएगा, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसको लेकर यूपी सरकार के कैबिनेट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि ये जो संख्या है वो करीब 9 करोड़ से ज्यादा लोगों की होगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अब ग्लोबल टेंडर कराने जा रही है, जिसके बाद सभी लोगों को वैक्सीनेशन करने की योजना है। इस वैक्सीनेशन योजना में उत्तर प्रदेश के 9 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होंगे, जिनको ऑनलाइन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद ग्लोबल टेंडर के बाद ये कंपनियां घर घर वैक्सीनेशन का अभियान चलाएंगी। तो कहीं न कहीं कोरोना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बड़ा अभियान पूरे प्रदेश भर में जल्द ही शुरू होगा। गौरतलब है कि 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के अगले चरण के लिए यूपी सरकार ने वैक्सीन के 1 करोड़ डोज के ऑर्डर एडवांस में दे दिए हैं। सीएम योगी ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 50-50 लाख डोज के ऑर्डर दे दिए हैं। इसके अलावा यूपी सरकार को भारत सरकार भी कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। सीएम ने बताया है कि वैक्सीनेशन को लेकर व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर न सिर्फ अधिक खतरनाक है, बल्कि युवा ही इसकी चपेट में अधिक आ रहे हैं। इस गंभीर हालात में कोरोना टीकाकरण ही उम्मीद की किरण बनी है। इसी क्रम में कोरोना वायरस के संक्रमण से जंग को और प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए 1 मई से टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं के लिए शुरू हो रहे इस टीकाकरण अभियान को भी मुफ्त कर दिया है। सीएम योगी ने पिछले दिनों सभी मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में विचार विमर्श के बाद ये बड़ा फैसला लिया था। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए सीएम योगी की नई रणनीति सामने आई है। टीम 11 को पुनर्गठन कर टीम 9 कर दिया गया है। टीम 9 को सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं, आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लोगों तक जरूर मदद चाहे अफसर। तो ये बड़ी खबर आपको न्यूज़ वन इंडिया बता रहा है। इसके बाद में हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। एसके टीम 11 नहीं, अब टीम 9 काम करेगी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री को भी शामिल कर लिया गया है और साफ निर्देश हैं, जरा सी कोताही भी अब बरती नहीं जाएगी। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना से मुक्ति पाने के बाद सबसे पहले उन्होंने टीम का पुनर्गठन किया और ये महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से है, जहां टीम 11 को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और विपक्ष भी कई बार ये बातें कह चुका था कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को सही फीडबैक नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री की तरफ से एक नई टीम का गठन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री, उसके अलावा चिकित्सा शिक्षा मंत्री और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी, इसमें जो 7 आला अधिकारी है वो शामिल है। तो कुल मिलाकर ये टीम 9 होगी, जो कि अब उत्तर प्रदेश के सभी हालात पर नजर रखेगी, चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई की बात हो या ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग की बात हो, उसके अलावा ऑक्सीजन के ऑडिट की बात हो, साथ ही साथ रेमडेसिविर जैसे जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है उनकी उपलब्धता की बात हो, काला बाजारी को लेकर कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी को भी इसमें शामिल किया गया है। तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण टीम 9 का गठन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है, क्योंकि ये टीम 11 का पुनर्गठन है, जिसमें पहले सिर्फ अपर मुख्य सचिव स्तर के ऑफिसर से, उसके अलावा अगर हम पुलिस की बात करें तो सिर्फ डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह को शामिल किया गया था। तो कहीं ना कहीं अब चाहे गाइडलाइन को फॉलो कराने की बात हो या फिर जो कालाबाजारी हो रही
कि महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है और ये फैसला ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से अपने फैसले पर अडिग हैं और जैसे ही वो स्वस्थ हुए हैं उसके बाद उन्हें बड़े पैमाने पर फैसले लिए। आज टीम 11 की बैठक कर रहे हैं और ये बैठक बाकी दिनों की अपेक्षा थोड़ी अलग भी है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अभी तक जो अफसर फीडबैक दे रहे थे मुख्यमंत्री के पास ऑप्शन नहीं था कि वो बाहर जाए, उसका स्थलीय निरीक्षण करें और देखिए वास्तव में जमीनी स्तर पर कितना काम हुआ है। लेकिन आज जो टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री को फीडबैक मिलेगा तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री उसका स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि क्या स्थिति जमीन पर वास्तव में है, जो शिकायतें हैं उनमें कितनी सच्चाई है, लोगों को आखिर अगर कोई समस्या आ रही है तो वो किस तरीके की समस्याएं फेस करनी पड़ रही है। जो दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए थे, क्या वास्तव में उनपे उसी स्तर पर काम किया गया है? ये बहुत सारी चीजें होंगी और टीम 9 बनाना और टीम 11 का पुनर्गठन करना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री अफसरों की जो अभी तक कार्यप्रणाली थी उससे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो निश्चित है काम बड़े पैमाने पर हुआ है, चाहे वो ऑक्सीजन दूसरे प्रदेशों से लाने की बात रही हो। बोकारो से लगातार अब तक करीब 15 से ज्यादा टैंकर्स आ चुके हैं जिनको वाराणसी और लखनऊ साथ ही साथ आसपास के जिलों में उनको भेजा गया है, क्योंकि यही वो स्थान थे जहां पर ज्यादा समस्या ऑक्सीजन को लेकर आ रही थी। साथ ही साथ रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन को लेकर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है, चाहे वो लखनऊ रहा हो या फिर उसके अलावा नोएडा, मेरठ, प्रयागराज या वाराणसी जैसे शहर रहे हो, लगातार कार्रवाई हुई है। ऑक्सीजन को लेकर भी शिकायतें थी कि 10 से 15,000 20,000 तक ऑक्सीजन का सिलेंडर बिक रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए लगातार मॉनिटरिंग और ऑडिट की व्यवस्था कायम की, जो कि लगातार चल रही है। साथ ही साथ अब हॉस्पिटल्स को यह भी निर्देश हो चुका है कि दिन में 2 बार वो अपने बेड्स की संख्या को बताएंगे और ये अपने अस्पताल की वेबसाइट पर डिस्प्ले करेंगे कि आखिर उनके पास कितने बेड भरे हुए हैं। इसके इस बार जो कमेटी बनाई गई है उसकी जिम्मेदारी जो है चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को सौंप दी गई है। संदेश स्पष्ट है, अगर स्टाफ की कमी होती है, डॉक्टर्स लापरवाही बरतते हैं तो उनसे टैकल चिकित्सा शिक्षा मंत्री कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल का पूरा स्टाफ का जिम्मा उनके हिस्से आ जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अगर ऑक्सीजन की किल्लत होती है, रेमडेसिविर नहीं मिल रही है, दर दर भटकना पड़ रहा है तो उससे टैकल स्वास्थ्य मंत्री कर सकते हैं। तो अब बहुत ही एक विजन के साथ ये टीम 9 बनाई गई है। अब देखना यह है कि इसका असर कैसे होता है, क्योंकि कई अस्पतालों से लखनऊ के यही खबर आई, या तो डॉक्टर्स देखने नहीं आते हैं या पर्याप्त स्टाफ नहीं है, क्योंकि अगर हम केजीएमयू की अकेले बात कर लेते हैं, आधे से ज्यादा स्टाफ उनका खुद संक्रमित है, 3 से 4 प्रोफेसर उनके खुद उनकी मौत हो चुकी है कोरोना के कारण। तो अब ये जिम्मेदारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री की बन जाती है। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर हम देखें तो डॉक्टर्स की कमी उत्तर प्रदेश में रही है। हालांकि जो कोरोना काल के दौरान जो चीजें चली उससे स्थितियां और ज्यादा बिगड़ी, क्योंकि अगर हम राजधानी लखनऊ के और प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल की बात करें तो वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जहां पर करीब 120 से ज्यादा ऐसे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ थे जो कि कोरोना संक्रमित हुए और उनको क्वारंटीन कराया गया। हालांकि अगर हम देखें तो 50% से ज्यादा डॉक्टर और पैरामेडिकल इसमें जो है रिकवर हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कई जो वरिष्ठ डॉक्टर्स थे या पैरामेडिकल थे उनको हमने खो दिया है इस कोरोना काल में, जो निश्चित ही एक भयावह स्थिति है, क्योंकि ऐसे समय पर जब ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत हो उस समय अगर डॉक्टर्स ही कोरोना संक्रमित हो जाएं तो एक बड़ी समस्या जरूर खड़ी हुई है सामने। उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार कोशिश की, डीआरडीओ ने भी अपनी मदद की, रक्षा मंत्री चूंकि राजधानी लखनऊ से सांसद भी हैं तो ऐसी स्थिति में उन्होंने भी डीआरडीओ के सहयोग से लखनऊ को 2 अस्थायी हॉस्पिटल्स भी दिए। हालांकि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी फ्री कर दिया है कि अगर वो कोविड का मरीज उनके पास व्यवस्था है और वो भर्ती करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भर्ती कर सकते हैं। उसके अलावा जो आयुष्मान के तहत जो रजिस्टर्ड, चलिए इसके इंतजार करना होगा कि टीम 9 तो बना दी गई है, लेकिन टीम 9 काम कैसे करती है, क्योंकि टीम 11 को तो दिशा निर्देश दिए गए लेकिन वो दिशा निर्देश धरातल पर नहीं उतरे, असर नहीं दिखाई दिया। लेकिन टीम 9 अब बना दी गई है और मुख्यमंत्री अब स्वस्थ हो गए हैं, तो क्या बाहर निकलकर जब हकीकत देखेंगे तो टीम 9 और टीम 11 को वो दिशा निर्देश देंगे, जानेंगे, समझेंगे कि हम जो दिशा निर्देश देते हैं उनका क्रियान्वयन कितनी खराब तरीके से होता है या अधिकारी कितनी लापरवाही बरतते हैं। नतीजा ये कि लोगों की अब जान जा रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर प्रयागराज से, जहां पर बारातियों को दुल्हन की जगह एफआईआर मिल गई है। संगम नगरी में कोविड नियमों को तोड़ने पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बारात को सड़क पर घुमाने पर पुलिस ने यह कार्रवाई कर दी है। कोविड नियम तोड़ने पर 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रयागराज के खुलदाबाद क्षेत्र में यह बारात आई थी। तो प्रशासन पहले ही कह चुका है कि बड़ी साफगोई से, बड़ी सादगी से आप लोग शादी ब्याह कीजिए और भीड़ इकट्ठी मत कीजिए, लेकिन कुछ लोग मानना नहीं चाहते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, 25 लोगों की अनुमति है, लेकिन आप अगर गिनती भी लगाएंगे तो 25 से ज्यादा अकेले बारात में आपको दिखाई दे रहा है। किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। इसीलिए अब प्रशासन का ये डंडा चला, प्रशासन ने कार्रवाई की है
बाराती दुल्हन तो नहीं ले जा पाए, लेकिन एफआईआर अपने साथ जरूर ले गए हैं। 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो अब देखिए, सरकार की कोशिशें पर्याप्त नहीं है जब तक जनता साथ नहीं देगी। जान रहेगी तो आप शादी भी कर लेंगे, अगर जान नहीं है तो आगे के भी आपके कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे। इस बात को जनता को समझना होगा। देखिए, प्रधानमंत्री अपील करते हैं, मुख्यमंत्री अपील करते हैं, न्यूज़ वन इंडिया लगातार आप लोगों से अपील कर रहा है, लेकिन शायद कुछ लोगों को जान की परवाह ना होकर शादी ब्याह में शिरकत करने की परवाह ज्यादा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 25 लोगों से ज्यादा आपको दिखाई देंगे। बारात का ये हाल है। आप सोचिए कि जब शादी का वेन्यू है, जहां जाना है इस बारात को, वहां और इतने ही लोग होंगे, तो अंदाजा लगा सकते हैं 50 से 100 लोग हो गए। और अगर संक्रमण एक में भी होता है तो कितनी बड़ी चेन तैयार हो जाएगी। और हालात ये तब हैं जब शासन प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है, तब ये हालात पैदा हो चुके हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा की खबर, जहां पर सेंट्रो कार पर बिजली का पोल गिरा है। हाई टेंशन लाइन के साथ सेंट्रो कार के ऊपर ये बिजली का पोल गिरा है। सेंट्रो कार सवार युवक कार में ही फंसा हुआ है। उसे बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ये तस्वीर देखिए, हम दिखा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है, जहां पर ये हाई टेंशन तार, ये लाइन जो है पूरी की पूरी सेंट्रो कार पर गिर गई है। हालांकि जो शख्स अंदर फंसा हुआ है उसे बाहर निकालने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि हाई टेंशन लाइन है, इसीलिए पहले बुलाकर पूरी वायरिंग है उसे कटवाना होगा, क्योंकि करंट अगर आता है तो औरों को भी लग सकता है, औरों को भी अपनी चपेट में ले सकता है, उस शख्स की जान को भी खतरा है। इसीलिए बहुत ही सावधानी से जो युवक अंदर फंसा हुआ है, ड्राइवर अंदर फंसा हुआ है, उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है।